Hello friends, my name is Santosh Singh. Today we'll discuss about the balance sheet. दोस्तों इसके पहले के वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और एक बेसिक आइडिया हमें उसमें आ गया था कि सोसाइटीज़ के हाउसिंग सोसाइटीज़ में जब भी हम लोग का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होता है और हमें मीटिंग के पहले एजेंडा, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको हमें रीड कैसे करना है, उसमें क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। जब उसको हम लोग अच्छे से थोड़ा रीड करेंगे तभी हमें आइडेंटिफ़ाई होगा। तो उसका एक बेसिक आइडिया मैंने पिछले वीडियो में दिया था। इन द सेम वे दोस्तों, ये वीडियो भी हमारा प्रोफ़ेशनल्स के लिए नहीं है, लाइक कोई बीकॉम या एमकॉम ग्रेजुएट है या तो कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज़ अ अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं, बिकॉज़ दे आर एक्सपर्टीज़ इन देयर ओन एरिया। तो ये जो वीडियो बनाया है ये सिर्फ़ हमारे सोसाइटी मेंबर और स्पेशली कमिटी मेंबर्स के लिए है। और ये भी बोला जाए अगर कि न्यू सोसाइटीज़ कमिटीज़ के लिए है तो गलत नहीं होगा। बिकॉज़ जो पुराने सोसाइटीज़ कमिटीज़ हैं उनको ये ऑडिट वर्क करते-करते एक आइडिया हो जाता है। बट नए सोसाइटी कमिटीज़ को ज़रा भी आइडिया नहीं होता है कि बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। अकाउंटेंट ने या ऑडिटर ने जो बना करके साइन करके दे दिया, वो उसको फाइनल समझते हैं। नहीं दोस्तों, उसको फाइनल नहीं समझने का। आपको उसको चेक करना है, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सिग्नेटरी आप हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो इस पे साइन किया है, दैट इज़ ओके, विदाउट मिस्टेक, ओके। तो इसको वेरिफ़िकेशन करना बहुत ही ईज़ी है। आप एज़ अ कमिटी मेंबर अगर ट्रेज़रर ये सारी चीज़ें चेक करे, तो बहुत ही अच्छा होगा कि जितना उसने एक्सपेंसेस बुक किया है, वो बराबर है, बैंक के क्लोजिंग मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी कमेटी की होती है। तो दोस्तों चलिए हम आगे शुरू करते हैं बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करने के पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा-सा बैलेंस शीट होती क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। बैलेंस शीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनी सोसाइटी और एनी बिज़नेस दैट रिप्रेजेंट द बिज़नेस असेट लायबिलिटीज़। ओके, इन द सेम वे लाइक यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि ए बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स सोसाइटीज असेट लायबिलिटीज एंड द शेयर कैपिटल। तो दोस्तों बस इतना ही समझिए, इसमें हमें डीप में नहीं जाना है कि क्योंकि हमने कोई कोर्स नहीं करना है, हमें अकाउंटिंग प्रोफेशन में नहीं जाना है। हमें सिर्फ सोसाइटीज की बैलेंस शीट को समझनी है। तो समझने के लिए हम आपको इसी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से ये बैलेंस शीट समझ में आ जाए। तो दोस्तों समझने के लिए बैलेंस शीट आप समझ लीजिए क्या है। बैलेंस शीट असेट एंड लायबिलिटीज़ है। आपको राइट साइड में असेट का कॉलम होगा और लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़ का। तो उन सब कॉलम में क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बैलेंस शीट में जब ये असेट की बात आती है तो असेट क्या होती है दोस्तों, ये हमें समझना चाहिए। असेट अब डेफिनिशन तो लिखा हुआ है, आप देख लीजिए क्या होता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को चलाने के लिए, सोसाइटी ऑफिस को चलाने के लिए जो मशीनरी या इक्विपमेंट लगते हैं और आप उसको खरीदते हैं, वो हमारे सोसाइटी का असेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर, टेबल, चेयर, फैन, इंटरनेट, राउटर्स वगैरह, प्रिंटर्स, ये जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, सोसाइटी के लिए मोटर पंप हो गया, जिम के लिए जिम इक्विपमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी सोसाइटीज़ के असेट हो गए। तो दोस्तों असेट के बारे में अगर समझ लिए तो असेट के कुछ एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया प्रिंटर, कबर्ड, इन्वर्टर यहाँ मैंने लिखा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग करंट असेट के बारे में। तो दोस्तों करंट असेट क्या होता है? करंट असेट हमारा जैसे कि आज की डेट में 31 मार्च को आपके सोसाइटी के जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें क्लोजिंग बैलेंस क्या है? पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? वो हमारा करंट असेट में आता है। अब असेट है तो उसका डिप्रिसिएशन होगा। अब डिप्रिसिएशन में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए आपके पास एक कार है, आपने 3 साल पहले खरीदी थी, अभी आज बेच के नई लेनी है। तो आपने जिस टाइम उसको खरीदा था 8 लाख या 9 लाख में, आज की डेट में भी वही उसकी वैल्यू है क्या? नहीं है, वो डिप्रिशिएट हो गई, 30% 40% जो भी है। तो वही इन द सेम वे आपकी सोसाइटी के जितने भी आपके पास असेट हैं, सबकी वैल्यू हर एक साल डिप्रिशिएट होती है।
तो वो डिप्रिसिएशन किसी में 10%, किसी में 15, किसी में 20 एज़ पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट इट हैज़ बीन डिफाइंड कि आपको कौन से एसेट पे कितना डिप्रिसिएशन लगाना है। अब आते हैं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी और द आइटम दैट ऑब्लिगेशन फॉर अ बिज़नेस और द हाउसिंग सोसाइटी। समझिए जैसे अभी आपका मार्च एंड हो गया है, मार्च की सैलरी आप देना है अप्रैल में, हाउसकीपिंग की, सिक्योरिटी की, अकाउंटेंट की, ऑडिटर की, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे क्या है? ये सोसाइटीज़ की लायबिलिटीज़ हैं। ये लायबिलिटी हमें पे करना है। तो वो सारी जो भी हेड्स हैं, वो लायबिलिटी साइड में आएँगी। और इसके अलावा क्या आएगा, जो भी हम लोग फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, ट्रांसफर प्रीमियम, एंट्रेंस फीस, ये सारी चीज़ें जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो भी हमारी सोसाइटी के लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएँगी। अब हम आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सप्लेन किया था कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछना है, कैसे समझना है कि कहाँ पे मिस्टेक की संभावना है। वैसे ही आप बैलेंस शीट में चेक करिए फिक्स असेट में। अब असेट में आप ये चेक करिए सबसे पहले कि जितना असेट यहाँ दिखाया गया है बैलेंस शीट में एक्चुअल में वही सोसाइटी के पास है या नहीं है? अगर नहीं है तो वहाँ पे क्वेश्चन करिए भाई ये क्यों नहीं यहाँ पे ऐड हुआ है? तो एक क्वेरी तो वो आपकी हो गई कि आपको वो चेक कर वेरीफाई करना है कि आपकी सोसाइटी के पास जितने भी असेट हैं वो बैलेंस शीट में है कि नहीं है। अब आते हैं उसको वेरीफाई करना। अब समझिए पंप का लास्ट ईयर 4000 था। मैं ये बैलेंस शीट जो भी फिगर बोल रहा हूँ एक जनरल फिगर बोल रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पंप का लास्ट ईयर 4000 था, प्रीवियस ईयर का। तो इस साल में 4000 ही दिखाया है ऑडिटर ने या फिर वो 3000 हो गया है या 4 की जगह 5 हो गया है। तो दोस्तों अगर वो 4000 की जगह कम हो गया है, 3500 हो गया, 3000 हो गया, मतलब उस पे डिप्रिसिएशन लगाया गया, वो सही है। ओके, अब डिप्रिसिएशन का भी आप चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट में एनेक्सर लगाया होता है, उसमें किस फर्नीचर पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, पंप एंड मशीनरी पे, ये सब पे अलग-अलग परसेंटेज डिसाइड होता है गवर्नमेंट से, उस हिसाब से उसने बुक किया है डिप्रिसिएशन या नहीं, वो आप सेपरेट एनेक्सर में चेक कर सकते हैं। वो एनेक्सर बैलेंस शीट के साथ में अटैच होता है। तो वो डिप्रिसिएशन अगर 4000 की जगह कम हो गया करंट ईयर में, दैट इज़ ओके। अगर इक्वल है, लास्ट ईयर भी उसने 4000 दिखाया समझिए पंप का और इस साल भी 4000 दिखा रहा है, मतलब कि जो उसने डिप्रिसिएशन नहीं लगाया है, आप यहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हैं, भाई डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया? और अगर 4000 की जगह 6000 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इसमें ऐड हो गया, तब आप पूछ सकते हैं, भाई इस साल पंप में पैसा ज़्यादा क्यों दिख रहा है? कुछ नया पंप खरीदा क्या? तो वो एक चेक पॉइंट हो जाता है कमिटी के लिए कि वो अगर उनको मालूम है कि नया खरीदा है, आपको इमीडिएट जवाब मिल जाएगा, यस नया खरीदा है। अगर वो भी कन्फ्यूज़ हैं, तो फिर इसका मतलब कुछ मिसिंग है। आपको वो और उनके अकाउंटेंट के साथ और ऑडिटर के साथ वो बैठ कर के चेक करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसमें क्यों बराबर नहीं दिख रहा है, क्यों ज़्यादा दिख रहा है। तो ये यहाँ पे आप एक क्वेश्चन करेंगे तो वेरिफ़िकेशन हो गया, कमिटी के लिए भी और आपके लिए भी और सारे मेंबर के लिए, कि बैलेंस शीट को रेक्टिफ़ाई करने का एक चांस है, अप्रूव करने के पहले। नेक्स्ट सीसीटीवी या फर्नीचर या अदर जो भी एसेट है, आप सेम वही चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर की वैल्यू अगर कितनी है, इस साल की वैल्यू कम होनी चाहिए, डिप्रिसिएशन लगाया है तो बराबर है। अगर इक्वल अमाउंट दिखा रहा है, तब डिप्रिसिएशन नहीं लगाया है, वो आप चेक करिए। अगर इंक्रीमेंट हो गया, ऐड कर दिया उसमें कुछ वैल्यू 4000 की जगह 6000 हो गया, तो आप पूछिए कि भाई कुछ नया खरीदा क्या इस साल? ये चेक पॉइंट हो गया। अब दूसरा आता है रिसीवल फ्रॉम द मेंबर। इसमें बहुत सारी जगहों पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है दोस्तों, अकाउंटेंट होते हैं या ऑडिटर होते हैं जो भी, थोड़ा ऊपर-नीचे होता है इट्स ओके। बट मेरा कहना है कि ये पूरा मैच होना चाहिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से। जो आपने 31st मार्च को मेंबर का क्लोजिंग बताया है, वही टोटल यहाँ पे दिखना चाहिए। रिसीवल फ्रॉम मेंबर्स में। 31st मार्च को आज की डेट में कितना आउटस्टैंडिंग है। फिर बैंक एंड कैश की बात आती है। यहाँ पे आपका जितना भी बैंक है सोसाइटी का, उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना है 31st मार्च को, वो क्लोजिंग बैलेंस आपके बैंक पासबुक या स्टेटमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है, तो आप ये अकाउंटेंट को क्वेश्चन करिए, ऑडिटर को क्वेश्चन करिए कि वेयर इज़ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? हमें मालूम होना चाहिए ये 15,000 का डिफरेंस है, तो क्यों है और किधर है?
वो उसको बोला जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो आपके पास होना चाहिए, आपके ऑडिट लिस्ट में किधर न किधर, या तो फिर ऑफलाइन मोड में, मतलब बताना चाहिए आपको कि ये डिफरेंस है तो क्यों है? सोसाइटी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉज़िट आता है। फिक्स्ड डिपॉज़िट सोसाइटी ने सिंकिंग फंड के लिए एफडी किया, रिपेयर फंड के लिए एफडी किया, वो सारी हमें अमाउंट यहाँ पे दिखेंगे। फिक्स्ड डिपॉज़िट में भी आप चेक कर सकते हैं, पिछले साल फिक्स्ड डिपॉज़िट इतना था, इस साल का सिंकिंग फंड में अगर इस साल का भी सिंकिंग फंड ऐड हो गया, एफडी बन गई, तो अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इशूड एंड पेड अप, जो कि शेयर कैपिटल है। ये शेयर कैपिटल जैसे मैंने बताया था कि हर एक जब भी सोसाइटी का फॉर्मेशन होती है, तभी हर एक मेंबर को ₹500 महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में शेयर कैपिटल जमा करना पड़ता है। वो शेयर अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फ्लैट है, 500 के हिसाब से ₹5000 आपको शेयर कैपिटल में दिखना चाहिए। उसके बाद आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस सेक्शन में। दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस सेक्शन वही सारे आइटम्स हैं जो कि हमें फ्यूचर्स के लिए पैसे रखे हैं, या तो ये एफडी में हैं। जैसे कि एंट्रेंस फीस इस साल कितना कलेक्ट हुआ? अगर पिछले साल 200 आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर का बैलेंस, इस साल 700 दिख रहा है, मतलब कि 5 न्यू मेंबर आए, ₹500 इसमें ऐड हुआ। रिज़र्व फंड पिछले साल जितना था, इस साल भी इतना ही है, मतलब कि हमारे पास सोसाइटी में ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं आया, हमने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, सेम टू सेम है। सिंकिंग फंड में ऐड होना चाहिए। अगर सिंकिंग फंड आप कलेक्ट कर रहे हैं मेंबर से, तो पिछले साल अगर 5 लाख था, तो इस साल 5 लाख 10,000, 20,000, 30,000 जो भी कलेक्शन बनता है पूरे साल का, वो इसमें ऐड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। अगर रिपेयर फंड भी सेम, अगर रिपेयर फंड पिछले साल का 7 लाख है, तो इस साल वो 8 लाख, 9 लाख जो भी आपने कलेक्शन किया है इस साल का पूरा, वो इसमें ऐड होके आना चाहिए। पिछले साल का प्लस ये साल का। तो ये सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड इंक्रीज़ ही होना चाहिए। अगर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई आपने सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड कलेक्ट किया है, वो पैसा किधर है? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में तो नहीं दिखा सकते। अगर आपने खर्च किया है तो ठीक है, नहीं तो वो हमारा जो इनकम सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड पार्ट है, वो बैलेंस शीट का पार्ट है, वो इधर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। एंट्रेंस फी, ट्रांसफर प्रीमियम जैसे कोई फ्लैट सेल होता है, साल में 2 फ्लैट सेल हो गए, ₹50,000 आ गए, तो पिछले साल अगर 5 लाख था, तो इस साल 5,50,000 ये आना चाहिए। अगर नहीं आया है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई ये ट्रांसफर प्रीमियम किधर गया? ओके। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज क्या है? जो कि अनआइडेंटिफाइड रिसीट, या तो इसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये अनआइडेंटिफाइड एंड सस्पेंस अकाउंट की वो अमाउंट है, जैसे मेंबर ने गूगल पे कर दिया, आईएमपीएस कर दिया और सोसाइटी को बताया नहीं कि मैंने पेमेंट किया है, और अकाउंटेंट को भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो पेमेंट किसका है, तो वो अमाउंट एज इट इज सस्पेंस अकाउंट में दिखता रहेगा। जब वो क्लेम करेगा, तब वो सस्पेंस अकाउंट से क्लियर होगा। एडवांस रिसीव्ड वो अमाउंट है जो कुछ मेंबर होते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट, एडवांस पेमेंट दे देते हैं, तो वो 31 मार्च में कितने मेंबर का कितना एडवांस है, वो यहाँ पे दिखती है, और वो एडवांस की लिस्ट भी अटैच होती है बैलेंस शीट में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बैलेंस शीट प्रेजेंट की जाए, तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई 31 मार्च का एडवांस लिस्ट, और जो यहाँ पे असेट में रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर है, उसकी लिस्ट किधर है? वो लिस्ट मैच हो रही है बैलेंस शीट से या नहीं हो रही है? मैच नहीं हो रही है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई ये बैलेंस शीट में कुछ त्रुटि है, एरर है, ये मैच होना चाहिए। वापस से रेक्टिफाई करो और नया बनाओ। फिर आते हैं प्रोविजंस में। प्रोविजंस में क्या होते हैं, जो कि हमारी करंट मार्च मंथ की लायबिलिटीज़ है। हाउसकीपिंग का चार्जेज़, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, अकाउंटेंट, ऑडिटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी मार्च के पेएबल है, हम लोग उसको अप्रैल में पे करते हैं या मई में पे करेंगे, बाद में पे करेंगे। बट उसको एज़ अ ईयर हमारा क्लोज़ हो रहा है मार्च को, तो मार्च को क्लोजिंग करना है। तो वो सारे पेएबल अमाउंट हमारे प्रोविजंस में दिखते हैं। लास्ट सेक्शन आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट लास्ट ईयर में जितना था, और इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना प्रॉफिट हुआ है, वो अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो टोटल आपका यहाँ पे वो दिखता है कि इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्लोजिंग क्या है। तो दोस्तों ये मैंने सिंपल आपको एक बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया, और समझाने की कोशिश की कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है और किस चीज़ों पे ध्यान देना है। कौन-सा अमाउंट पिछले साल में कितना था, इस साल का कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। आप क्वेश्चन करने में ज़रा भी शर्माएँ नहीं, एजीएम में जभी भी बैठें, जहाँ भी पर ही डाउट हो, आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि बैलेंस शीट में अगर कुछ त्रुटि रहेगी, तो वो रेक्टिफ़ाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम आप को अगर कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई स्पेशल इसी टॉपिक पे आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि भाई इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।